वेलकम टू डिजिटल जेके क्लासेस। तो देखिए आज जो है हम मैथ्स की पैडागोजी करने वाले हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को मैंने रखा हुआ है। और अभी तक आपने देखा होगा, अगर आपने किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं। बट जिसने भी नहीं किया है तो वो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने किया हुआ है तो भी आप बताओ कि आपके कितने सही हुए हैं, क्योंकि ये मैथ्स के पैडागोजी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ऑनलाइन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ये सारे आपके अंडरस्टैंडिंग बेस है कि आप एक टीचर हो और आप कैसे कैसे पढ़ाते हो, ये सारी चीज़ें हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगा। तो ये मत सोचना कि मैथ्स के लिए अलग से होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस चैनल से आपको सीटेट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम पर मैं क्विज वगैरह भी कराती हूँ, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। मतलब आपको बताना है कि अगर आप जो है टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हो किसका, डेसिमल नंबर्स के बारे में इन द मिडिल स्कूल। डेसिमल मतलब दशमलव, तो उसमें सबसे अच्छी रणनीति कौन सी होगी जिसमें बच्चा क्या करे, संख्याओं के गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन की संकल्पना को समझ सके। तो आप इसमें से कौन सी चीज़ें करोगे। तो याद रखना दशमलव की बात कर रही है और गुणनफल की बात है, तो अपने मन में ये चीज़ हमेशा रखना। पेपर को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि आप ध्यान से पहले समझ लो, एक बार नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़ो एग्जाम में, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके आपका सही होना चाहिए आंसर। तो देखिए पहला लिखा हुआ है कि आप क्या करो, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग करना चाहिए। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम आप सब जानते ही होंगे, शुड बी यूज्ड इन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्या आपको एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए। क्या उससे बच्चा जो है दशमलव का डेसिमल्स के गुणनफल की संकल्पना को समझ पाएगा। दूसरा, द प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड, मतलब आप जो है उनको चित्रात्मक रूप से दिखाओ कि कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो वहाँ पर केवल बच्चा क्या करेगा, देख रहा है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो क्या इससे हो सकता है। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन शुड बी एम्फसाइज्ड, मतलब महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है। क्या बार बार एम्फसाइज करने से बच्चा गुणनफल की संख्याओं के बारे में सीख सकता है, इस पर क्या आपको महत्व देना चाहिए। 4 देखिए कि महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल का विभाजन जो है वो प्रतिलोम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन एज इनवर्स ऑफ डिवीजन शुड बी एम्फसाइज्ड। जो गुणनफल का जो विभाजन होता है वो क्या होता है, उसका इन्वर्स होता है, प्रतिलोम होता है। अब आपको क्या पूछा है इसमें, यहाँ पर देखिए कि आप जो है मिडिल स्कूल में 2 दशमलव वाली संख्याएं हैं, मान लीजिए कोई कुछ भी ऐसे 2 दशमलव वाली संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं। और इसके गुणनफल की मतलब मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट का आपको परिचय देना है। तो सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, क्या आप उसको बस एल्गोरिदम के हिसाब से सिखाएंगे तो वो समझ जाएगा, या फिर आप बार बार जो है संख्याओं का बार बार योग होता है गुणनफल ऐसा बोलेंगे तो उससे हो सकता है। या फिर नीचे देखिए कि इन्वर्स है। सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप क्या करो, जो भी प्रोसेस है कि डेसिमल्स का जो भी प्रोसेस है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, उसको बच्चे को विजुअली दिखाओ, करके दिखाओ। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे होता है, जब आप एक बार उसको करके नहीं दिखाओगे तो वो नहीं समझ पाएगा। 6 to 8 का भी बच्चा, तो आपको क्या करना चाहिए, विजुअली उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी जाकर बच्चा उसको समझ सकता है। तो ये आप खुद से भी अपने ऊपर भी एग्जाम्पल रख के देख सकते हैं कि आपको इसमें से आप किस तरीके से आप इसमें सबसे अच्छे से समझ सकते हैं, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये है 49। इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मतलब इसमें से नैरो एम का मतलब क्या होता है, एक बहुत संकीर्ण उद्देश्य जिससे आपकी टीचिंग से कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप जो एक नैरो टीचिंग का यूज कर रहे हो, इसका मतलब आपको नेगेटिव बताना है। तो चलिए जो गलत होगा वही इसमें सही होगा। पहला, टू एनकरेज सिस्टमैटिक रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, तो ये तो सही लिखा है। और हमको क्या बताना है, गलत, कि विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित आप रीजनिंग को क्या करो, एनकरेज करो, प्रोत्साहित करो, तो ये तो करना ही चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना, मतलब टू डिवेलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आर्ग्यू द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट्स, कि बच्चा जो है आर्ग्यूमेंट कर सके कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, क्योंकि ये तो करना ही चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो आर्गुमेंट कर रहा है कि इसके प्रमाणित करने की योग्यता पे कि हाँ इसमें ये चीज़ें सही हो सकती, इसमें ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, इसका मतलब बच्चा सीख रहा है। अगर बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सब कुछ आता है,
क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेगा, आर्गुमेंट करेगा कि ये चीज़ इसमें सही है गलत है, उससे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये तो सही लिखा है। ऐसे ही आपको एक्सप्लेनेशन के ही साथ देखना होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं पर संचालन करने में निपुण करना। और ये जो निपुण वर्ड है, इसी की वजह से ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि आपको बच्चों को जो है एकदम प्रोफिशिएंट नहीं बनाना है कि टू मेक स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर्स ऑपरेशंस। बच्चा गलती तो करेगा ही ना, आप उससे ये उम्मीद थोड़ी ना रख सकते हो कि तुम्हें एकदम प्रोफिशिएंट ही बनना है। कभी भी क्लास में ये नहीं बोलना है कि तुम्हें इसमें एकदम आगे ही जाना है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उस प्रोसेस को बच्चा समझ पाए। अगर मैथ में कोई सम्स आ रहा है तो उसमें गलतियां होंगी, कुछ सुधार भी होंगे, बट आप उससे ये उम्मीद मत करो या फिर ऐसा मत बोलो कि तुम्हें क्या करना है, इसमें एकदम निपुण होना है। तो ये प्रोफिशिएंट वर्ड गलत है और हमसे गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और ये तो सही है कि आप जनरलाइजेशन एबिलिटीज़ को बच्चों में जो है डेवलप करें, तो ये तो सही होता है। तो इसका गलत वाला है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, और ये सारे पैडागॉजी वाले ही हैं मैथ्स के, तो काफ़ी हेल्प होगा आपको इस एग्ज़ाम में। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी इसमें से क्या हो सकती है फॉर टीचिंग स्टूडेंट, बच्चों को पढ़ाने के लिए, टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे अच्छी स्ट्रेटजी आपको बतानी है, मतलब जो सबसे अच्छा हो जिससे बच्चा सीख सके। तो इसका मतलब पॉजिटिव देखना है हमें। पहला देखते हैं, अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये तो एकदम गलत है। और हतोत्साहित वर्ड ही क्या है, नेगेटिव है। मैंने बताया है डिस्करेज वाली चीज़ का, आप स्ट्रिक्टली डिस्करेज करें गेस एंड वेरीफाई अप्रोच को। तो ये तो गलत है। गेस करना, वेरीफाई करना, ये इसको हमें डिस्करेज नहीं करना है, क्योंकि अनुमान लगाना भी एक तरह का क्या है, अधिगम है, उसने सीखा हुआ है। दूसरा देखिए, प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए। कितनी गलत बात लिखी है कि आप मैथ के टीचर हो, आप पढ़ाने जा रहे हो और सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन लिख दिया आपने और आप तुरंत उस पर फॉर्मूला लिख दो कि इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे ने तो अपना दिमाग लगाया ही नहीं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए कि डायरेक्ट आप क्या करो, बच्चे को सूत्र बता दो, फॉर्मूलाज। तीसरा देखिए, टीचर शुड बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर दें। मतलब आप जो है क्वेश्चन दे दो, अब पहले ही बता दो कि इसका ये जो है स्टेजेस हैं सॉल्व करने के। क्या आप खुद एक मैथ के टीचर बन के ऐसा काम करोगे? आप तो खुद चाहोगे ना कि बच्चा इसको खुद से करे और बहुत तरीक़ों से करे, तभी तो सीखेगा वो। एंड 4, students should be encouraged to view a problem from many perspectives and this is right। जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि आपको विद्यार्थियों को एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परीक्षों से अवलोकन करें, मतलब बहुत ही मेनी पर्सपेक्टिव से उस प्रॉब्लम्स को देखें, उसको करने के बारे में सोचें। जितना ज़्यादा बच्चा एक क्वेश्चन का 4-5 तरीके बता सकता है, इसका मतलब बच्चा जो है बहुत क्रिएटिव है, बहुत कुछ सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 51। और अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हो ना पेपर 2, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके में ज़रूर आएगा। इसमें से आपको बताना है इनकरेक्ट। देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सा है, मतलब जो गलत लिखा हुआ है। तो चलो देखते हैं। हाइपोथेसिस हैव अ रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। मतलब कि जो गणितीय ज्ञान की संरचना में हमको क्या चीज़ बताना है, गलत। तो दिमाग कभी पेपर करना ना, क्वेश्चंस अभी से प्रैक्टिस डाल लो। ये जब भी गलत पूछे तो गलत ही बताना है। कई बार ऐसा होता है कि गलत पूछता है और हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको लगता है हाँ हाँ ये बड़ा सही है, और उस चक्कर में हम राइट कर देते हैं। ये हमारा होता है ऐसे ही, ये माइंड में ऐसे ही होगा कि आपका क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके वो गलत कराने के ही चक्कर में पड़ा रहता है एग्जाम में। तो ध्यान रखो, नेगेटिव है तो तुरंत वहाँ पे ना पेज आपको मिलेगा, पेज पे ऐसे तुरंत क्रॉस कर देना, ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपको गलत वाला बताना है। तो गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है। तो ये तो सही बात है ना कि आप गणित पढ़ रहे हो तो उसमें हाइपोथेसिस तो करना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा आएगा कि क्वेश्चन आप टीचर ने मान लो सम्स लिखा है, ठीक है, 8+2 ऐसे करके, और बच्चा जो है उसको दिमाग में, उसको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कल्पना भी करके सोच सकता है, समझ सकता है। जो समय और दूरी वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें तो हाइपोथेसिस तो होता ही है। बहुत ही अच्छा रोल होता है मैथमेटिकल नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। दूसरा, गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। यस, द नोशन ऑफ आर्गुमेंटेशन इज सेंट्रल
टू मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये कल्पित तर्क कि मान लीजिए कोई थ्योरी दी हुई है जो प्रमेय सिद्ध करने के लिए पहले आता था, तो उसमें बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि इसका जो चारों साइड्स में इसके जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर है, इसका कोण जो है 90 डिग्री का है, तो होते ही हैं उसमें कल्पित तर्क। तो ये तो बात सही लिखा है। तीसरा, गणितीय संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है। मतलब मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्रिसाइज यूज ऑफ लैंग्वेज। प्रिसाइज यूज ऑफ लैंग्वेज की जैसा कि आपने देखा होगा कि एक्स वाई इन सब का ज़्यादा यूज़ होता है मैथमेटिक्स में। आपने अगर अलजेब्रा पढ़ा होगा तो ऐसे प्रिसाइज जो लैंग्वेज के यूज़ हैं वो होता ही है गणित के कम्युनिकेशंस में। एंड 4, ये सारी चीज़ें सही लिखी है। 4 देखिए, और ये मैं आपको तीनों इसलिए नहीं बताती हूँ कि मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ या फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ क्योंकि ये तीनों का अगर आपको मतलब समझ में आ गया ना, तो एग्जाम में अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बनाएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, ये तो पॉजिटिव वर्ड में मैंने कहीं से पढ़ा था, इस वजह से मैं आपको बताती हूँ। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई भी पेपर सॉल्व करने का कि आप पूरे पूरे चारों ऑप्शंस का आपने एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया है। अब कहीं से भी कोई कुछ भी पूछ ले, आप गलत नहीं करेंगे। 4 देखिए, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है। इसमें क्या बोल दिया है कि आप जो है इमेजिन करके, जैसे कई बार होता है ना कि हमको क्वेश्चंस ऐसे दिया गया है, मान लीजिए 8 प्लस बहुत बड़ा सा नंबर है, तो आप अनुमान लगा के भी तो इसको सॉल्व करते हो। हम लोग लगभग में भी तो क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं, और इसमें क्या बोला है कि अनुमान लगाना जो है वो उपयोगी नहीं होता है। मतलब बच्चा जो है गेस नहीं कर सकता है, तो ये चीज़ गलत है। बिल्कुल कर सकते हैं, और कई बार अनुमान लगा के ही हमारे क्वेश्चंस के आंसर निकल आते हैं। तो यही हमसे पूछा है, तो ये राइट हो गया। अब नेक्स्ट है 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल स्ट्रेटेजी फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स। मतलब बच्चा जो है मैथमेटिक्स को सीख रहा है, तो आपके बच्चे का असेसमेंट करना है, तो इसमें से सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी बताइए। ठीक है, पेपर में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों समझ पढ़ के ही करना। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी के वर्ड बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो एक बार उसको चेंज जरूर कर लेना इंग्लिश में। तो वांछनीय का मतलब अच्छी चीज़ बतानी है, जिससे कि आपको पता चले कि बच्चा जो है गणित सीख रहा है, उसका मूल्यांकन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैंने एक चीज़ हमेशा बोला है कि कभी भी हमको बच्चों को एक जैसा काम नहीं देना है, ना ही होमवर्क जो पहले के टीचर करते थे। एक ब्लैक बोर्ड पे उतार दिया 4-5 मैथ के सवाल और बोला कि इसको नोट कर लो सारे बच्चे, घर से काम करके आना। वो अपना काम आसान करते हैं टीचर, एक जैसा काम कभी नहीं देना नहीं चाहिए कभी भी, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। मतलब बच्चा जो है गलत आंसर दे रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दो, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं करना है। हमें देखना है कि बच्चा आखिर गलती क्यों कर रहा है, उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, रीज़न हमेशा फाइंड करना है, ये भी नहीं होगा। तीसरा, विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन ऑफ देयर रिस्पॉन्सेज शुड बी एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ असेसमेंट। और एकदम सही बात लिखा है कि स्टूडेंट्स का जो जस्टिफिकेशन है, उनके रिस्पॉन्स मतलब जो भी वो आंसर दे रहे हैं वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट बेस होता है वो असेसमेंट का। मान लीजिए कि विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता, अगर बच्चा ने जो है कोई उत्तर बताया, ठीक है, आपने कोई सवाल पूछा, उसको क्या करेगा, वो अपने जस्टिफाई करेगा। तो अगर उसके अंदर आपने ऐसी क्षमता डेवलप की है तभी तो वो ऐसा कर पा रहा है। वो कैसे हुआ, आपके समझाने के तरीके से। तो ये क्या होता है, ये जो उत्तरों की समर्थन देने की जो क्षमता है, ये मूल्यांकन का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। असेसमेंट आपको इसी बेस पर करना है कि बच्चे ने अपने रिस्पॉन्स को कैसे जस्टिफाई किया है। ये नहीं कि बच्चा जो है सवाल को एकदम सही किया है तो 5 नंबर दे दो, और किसी बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो आप उसको इग्नोर करो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। 4 देखिए, गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे नहीं बोल दिया है, वही चीज़ जो ऊपर लिखी है कि डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल वोकेबलरी शुड नॉट बी अ बेसिस ऑफ असेसमेंट। कि मैथमेटिकल में आप जो शब्द यूज़ करते हो, मान लीजिए आप गणित पढ़ा रहे हो तो बिना भाषा को तो पढ़ाओगे नहीं, लैंग्वेज तो आप वहाँ पे यूज करेंगे ही, जैसा भी लैंग्वेज आए, एक्स वाई जेड जो भी करते हैं। तो बोल रहा है कि इसको असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन 52 का हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए, मतलब फॉर अ गिवन फिगर टू बी अ ट्रायंगल द कंडीशन दैट इट इज अ यूनियन ऑफ 3 सेगमेंट। मतलब कि एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए, आपको पता है ऐसे त्रिभुज होता है के लिए, बस ऐसे ही नहीं होता, बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। तो ऐसा त्रिभुज होने के लिए शर्त क्या है कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो, मतलब 1 2 3।
तो त्रिभुज में क्या होता है, 3 रेखाएं तो होती ही हैं, चाहे वो समबाहु हो चाहे जो भी हो, बट 3 तो होती ही हैं। अब इसका कंडीशन पढ़ते हैं कि 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो, बट ये क्या, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसके लिए सही है। पहला देखते हैं, आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। मान लीजिए ये जो 3 रेखाखंड जो है वो आवश्यक तो है बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। मतलब सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये कि इसके एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं, तो ये कोई एक पर्याप्त शर्त नहीं है, बट 3 रेखाखंड जरूरी है। तो ये तो बात सही है। अगर जिसको ना समझ में आए उसको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखो, मान लो ये 3 आपने एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, तो 3 त्रिभुज बनाने के लिए आपको 3 रेखाखंड की जरूरत तो होगी, बट क्या ये बस 3 रेखाखंड से ही बस त्रिभुज बन जाएगा। नॉर्मली बात नहीं कर रही हूँ, उसमें आपको क्या होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण है कि समबाहु है कि विसमबाहु त्रिभुज है। तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो ये क्या एक बस ऐसा नहीं कि बहुत पूरा पर्याप्त कंडीशन है, इसीलिए ये चीज़ लिखा है। तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा क्या है कि पर्याप्त है, मान लो ये त्रिभुज है, पर्याप्त है बट आवश्यक शर्त नहीं है कि 3 खंड होने ही चाहिए, तो ये तो गलत लिखा है। तीसरा, आवश्यक भी है और पर्याप्त दोनों ही शर्त हैं। अब इसने दोनों बोल दिया, मतलब ये आवश्यक भी है और ये पर्याप्त भी है, मतलब इतना एनफ है, बिल्कुल भी नहीं। 4 देखिए, ना है, बोल रहा है कि ना तो आवश्यक है और ना ही पर्याप्त शर्त है, मतलब ना तो ये कोई ज़रूरी है कि 3 रेखाखंड हो और ना ही ये एक बहुत सफिशिएंट कंडीशन है, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ये तो इसमें भी गलत लिखा है। आपको अपने दिमाग में एक चीज़, सही चीज़ें लेके चलनी है, तो आप आंसर करेक्ट कर दोगे कि त्रिभुज के लिए आवश्यक तो है 3 रेखाखंड, बट ये जो है सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला। तो चलिए 54 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन पढ़ना है, बट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको कुछ दिख रहा होगा डिफरेंस। कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिशन, मतलब विलोम, विलोम, प्रतिलोम, प्रतिस्थिति, ये चीज़ें पूछ रही है। इसका मतलब आपका आंसर जो है ऑप्शन से ही निकलेगा, बट फिर भी क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि n जो है सम है तो n का पावर 2 सम है। यस, मान लीजिए आपने कोई नंबर 2 रखा है तो इसका पावर भी हम 2 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, 4 होगा। ये बात तो सही है, बट हमको विलोम भी देखना है। बी में लिखा है कि यदि n का पावर 2 सम नहीं है, मान लीजिए n है कोई, ठीक है, इसका पावर आप कोई भी विषम नंबर रख लो, तो वो n जो है वो सम नहीं है, तो वो क्या बोल रहा है कि वो सम नहीं है। सी देखिए कि यदि n का पावर 2 सम है तो n सम है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देखिए कि n का पावर 2 सम है तो n सम है। यही चीज़ तो a में भी लिखा है, बस क्या लिखा है, उल्टा लिख दिया है कि यहाँ पर देखिए, ये चीज़ ऐसे ही तो लिखी है कि यहाँ पर लिखा है कि यदि n, ऐसे देखिए कि यदि n का पावर 2 c में सम है तो n सम है, और यहाँ पर भी ये क्या लिखा है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया है बस कि यदि n का पावर 2 सम है तो ये सम है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अपोजिट में लिखा है, और ये कथन सही भी है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को जो है जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 का पावर 2 है तो 4, उस एग्जाम्पल को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। बट आगे भी देखते हैं, ये सी ए का क्या है, विलोम है, ये बात सही हो गई। बट आप दूसरा में देखो, ऑप्शन से अब हमको काटना है, डी ए का विलोम है। ये जो डी है वो बोल रहा है कि ए का विलोम है। खुद सोचिए कि इसमें बोल रहा है कि n सम नहीं है तो n का पावर 2 सम नहीं है, इसमें तो है की बात हो रही है ना, तो ये इसका अपोजिट कैसे हो सकता है कि n सम नहीं है। मान लो n जो है कोई भी नंबर है वो सम नहीं है, तो n का पावर 2 भी जो है वो सम नहीं होगा। ये इसका विलोम तो है ही नहीं, क्योंकि हमको a के हिसाब से चलना है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, बी ए का प्रतिलोम है। ये जो बी है वो क्या है, ए का प्रतिलोम है, मतलब इनवर्स है, उल्टा है। ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों की बातें जो है एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रही हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है n का पावर 2 सम नहीं है, तो n सम नहीं है, ये चीज़ भी नहीं है। डी ए का क्या है, कॉन्ट्रापोजिशन है, मतलब कॉन्ट्रापोजिशन का मतलब जो एक दूसरे की जगह के क्या करें, कॉन्ट्राडिक्ट करें, प्रतिस्थिति हो। तो डी में क्या लिखा है कि n सम नहीं है तो n का पावर 2 सम नहीं है। इसका भी कंडीशन ए के साथ दिखा दिया है, जो कि गलत है। आपको सबसे बेस्ट कंडीशन इसमें से क्या दिखा है, आप अगर एक बार ही क्वेश्चंस को देखो तो आपको लगेगा कि हाँ, ए और जो सी है ये एक दूसरे के ही क्या है, अपोजिट हैं। आप खुद देखो, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। सी ए का क्या है, कन्वर्स है, विलोम है, और यही इसका सबसे बेस्ट आंसर होता है। ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार ऑप्शंस को देखना और ऑप्शन से आप एलिमिनेट करते जाओ तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये करने बैठ गए तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। 55 देखते हैं, और मैं आपको बहुत जल्द जो है वैन हीले की जो थ्योरी है बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ, जो सीटेट में पूछा जाता है, तो चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 55 देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स कांट बी यूज्ड फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स। मतलब जिन बच्चों को नहीं दिखाई देता है, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उसके लिए आप इसमें से कौन सी ऐसी जो रणनीति है शिक्षण अधिगम में जिसका आप यूज नहीं करोगे एज अ रिसोर्स उनको पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको नहीं दिखता है, दिखने में दिक्कत है, इस वजह से। तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है टेलर का गिन तारा। आपने अबाकस वगैरह देखा होगा, जो ऐसे बना होता है, वो तो करना चाहिए ना, बच्चा इसको टच करके बता सकता है। ये तो हम कराते ही हैं जो विजुअली चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो इसमें से नहीं वाला पूछा है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, टेलर का गिनतारा। तीसरा है टाइल्स। टाइल्स जो इतना बड़ा बड़ा बना होता है, ठीक है, उससे भी बच्चा आराम से सीख लेता है। टाइल्स वगैरह जो बन के आते हैं ऐसे उभरे हुए होते हैं, उसको बच्चा टच करके, जो विजुअली चैलेंज जो बच्चे हैं वो सीख लेते हैं और उनको इसी माध्यम से सिखाया जाता है। जियो बोर्ड भी आपने देखा होगा, इसका भी यूज करते हैं। और मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं, एक चैप्टर ही है आप सभी का कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यूज करते हैं, जिनको ना दिखाई दे फिर भी वो मैथ पढ़ सकते हैं। तो उसमें ये टेलर का गिनतारा, टाइल्स, जियो बर्ड है, जियो जैब्रा नहीं है। याद रखना कि जियो जैब्रा से जो है विजुअली चैलेंज जो बच्चे हैं वो नहीं सीख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, उसको नोट कर लेना चाहिए। आप यहाँ पर मेरे साथ तो समझ लोगे, बाद में भूल जाओगे। नोट कर लेना। नहीं वाला पूछा था कि दृष्टिबाधित के लिए इसमें से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 56। आपको इसमें से बताना है सत्य वाला, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। पहला देखते हैं, गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है। मतलब मैथमेटिक्स जो है वो कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्योरम्स प्रूव्ड इन मैथमेटिक्स बुक्स। जो बुक्स में दिया होता है वहीं से जो है उत्पत्ति से ही गणित बनता है। सही चीज़ बताना है। क्या ऐसा होता है कि केवल जो टेक्स्ट बुक में ही दिया रहेगा, जो प्रमेय, जो थ्योरी वगैरह दिए रहते हैं, केवल उसी से जो है प्रूव्ड किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है कि एक व्यक्ति जो कि अंक गणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा, और विलोमता यह सत्य भी है। मतलब अ पर्सन गुड इन अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन इज ऑल्सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड वाइस वर्सा। ये मतलब वाइस वर्सा का मतलब यही होता है कि एक जो कोई भी है, आप ही हो, कोई भी बच्चा हो, अगर वो अंक गणित में बहुत अच्छा है तो उसका मतलब वो गणित में भी अच्छा ही होगा। और ये जो है वाइस वर्सा, ये बात सही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बस आप अरिथमेटिक में अच्छे हो जाएंगे तो आप बाकी के जो दूसरे मैथ्स में होते हैं उसमें भी अच्छे हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सबके लिए प्रैक्टिस, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तीसरा, गणित ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। अंतर्ज्ञान का मतलब क्या होता है? इंट्यूशंस का मतलब कि आप कभी कुछ सॉल्व कर रहे हो या हमको पहले से ऐसा थोड़ा सा लगने लगता है कि हाँ इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये तो सही चीज़ लिखा है ना, होना भी चाहिए। इसमें इसने गलत बोल दिया कि नहीं होना चाहिए। इंट्यूशन तो बहुत अच्छा रोल होता है मैथमेटिक नॉलेज को जो है बढ़ाने में, और इंट्यूशन सब लोग करते हैं, आप भी करते हैं। जब आप कोई मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप पहले इंट्यूशन लगा लोगे कि अच्छा हाँ ये तो हो ही सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसे ही बोलते हैं इंट्यूशन। चलो 4 देखते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी कंडीशन। गणितीय जो कथन है वो प्रतिबंधित हो सकते हैं। प्रतिबंधित का मतलब ये होगा कि जो आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कोई कंडीशन ना हो, ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स सॉल्व करने के कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि आपको उसके उस हिसाब से सॉल्व करना है। अगर कोई कंडीशन का मतलब ये कि कोई थ्योरी दिया है, थ्योरम आपने देखा होगा, बहुत आपने थ्योरम जो है सिद्ध किया होगा जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, तो उसमें कुछ कंडीशंस होता है। क्या कंडीशंस? कि ये मान लीजिए एक जो है आयत है, इसको आपको प्रूफ करना है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे? जो कंडीशंस होंगे वही तो लगाओगे ना, कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं, जो मान लीजिए विकर्ण हो गया, इसको भी प्रूफ करने के लिए आप बताओगे, इसका एंगल हो गया, तो सारे कंडीशंस ही तो आपने लगा दिया। तो ये क्या होते हैं? कंडीशंस में ही ये पूरा जो भी ये त्रिभुज का है, इसकी तीनों भुजाएं क्यों बराबर होती हैं, आप पूरा कंडीशंस ही लगा कर बताओगे। तो ये चीज़ें तो सही लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कैन बी कंडीशनल। गणितीय कथन जो है वो प्रतिबंधित हो सकते हैं। इसने हो सकते हैं लिखा है, इस वजह से ये राइट है। अगर ये लिखता कि केवल हो सकता है तब गलत हो जाता। बाकी के ये मैंने आपको बता दिया गलत क्यों है, तो आप सत्य वाला तो आराम से फाइंड कर लोगे। तो चलिए ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन ऑफ डिसलेक्सिया इन मैथमेटिक्स लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। मतलब समावेशी कक्षा में जहाँ पर सारे बच्चे को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है, किसी को अलग नहीं किया जाता है। पठन अक्षमता वाले, मतलब जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। विविध बाधित क्षमता, जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है,
और भी जो दूसरे दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है कि छात्रों के गणित अधिगम मतलब गणित पढ़ाने के लिए आप इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं करोगे, क्योंकि नहीं वाला पूछा है तो गलत वाला बताना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा क्या है कि पठन अक्षमता का प्रभाव, किसी को अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसका प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति की संख्याओं के शाब्दिक, मान लो कोई संख्या जो व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने में और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वयन करने पर होता है। तो ये तो सही चीज़ लिखा है कि डिसलेक्सिया हैज़ एन इम्पैक्ट। डिसलेक्सिया का क्या होता है, इम्पैक्ट होता है इन अ पर्सनस कोऑर्डिनेशन, एक पर्सन के कोऑर्डिनेशन पे, जहाँ पर वो वर्बली क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, एंड स्पेशली एस्पेक्ट्स ऑफ नंबर, और नंबर्स पे ही तो होगा क्योंकि डिसलेक्सिया की बात हो रहा है, तो ये तो इसमें सही लिखा है। दूसरा, गणित के चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होते हैं। जैसे कि विजुअल पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो बट आप अगर इनको विजुअली कुछ चीज़ें दिखाओ तो उसमें वो आराम से बच्चे सीख लेते हैं। तो यही चीज़ लिखा है कि विजुअल पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स हेल्प इन ओवरकमिंग डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस बाय डिसलेक्सिया चिल्ड्रन। जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको चित्र के माध्यम से पढ़ा दो, पिक्चर वगैरह ड्रॉ करके पढ़ाओ तो वो सीख लेगा। तो ये क्या करता है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो वही चीज़ लिखा है, तो ये तो सही है। तीसरा देखिए, पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है। यस, देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो तो फिर लिखने में भी बहुत दिक्कत होती है। वही चीज़ लिखा है कि डिसलेक्सिया चिल्ड्रन मे हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग डाउन देयर आइडियाज़ इन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कई बार ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। कभी आपने देखा होगा बच्चों को कि वो लिखते हैं कोई भी चीज़ तो बोल बोल के लिखते हैं, तो अगर उनको बोलने में दिक्कत होगी तो वो प्रॉपरली सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं लिख पाएंगे। और 4 देखिए, डिसलेक्सिया इम्पैक्ट्स ओनली लैंग्वेज लर्निंग नॉट मैथमेटिक्स लर्निंग। इसने यहाँ पर ये जो ओनली वर्ड लिखा है ना, इसी वजह से गलत हो गया कि जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं पठन अक्षमता वो केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। ये चीज़ गलत लिखा है कि डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने से दिक्कत, तो उसका गणित में जो है कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप भाषा में ही इसकी डिफ़िकल्टीज हो सकती है। आप खुद सोचो कि एक बच्चा जो है जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो क्या गणित के लैंग्वेज को उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, उसको भी तो होगा ही। और वही चीज़ इसमें लिख दिया है तो ये गलत हो गया। अगर इसमें ये नहीं लिखा होता कि पठन अक्षमता केवल वर्ड ना होता तब हम इसको सही मान सकते थे कि केवल भाषा सीखने में ही बच्चों को प्रभावित कर सकता है, गणितीय अधिगम को नहीं, न कि गणितीय अधिगम को। तो गलत वाला पूछा है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मुझे बताना कि आपके कितने स्कोर बने हैं, क्या आपको ये सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। इससे आपका खुद का असेसमेंट होता है और मुझे भी मदद मिलती है कि हाँ आपको चीज़ें जो हैं कितना आपका इम्प्रूव हो रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।